ले जी, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि स्ट्रिंग्स आर कॉन्केटिनेटेड, नंबर्स आर एडेड। अब सवाल ये है कि वैसे देसी जुबान में एक लफ्ज यूज होता है, पुराने जमाने में ना दौरे जाहिलियत में ये जात पात का निजाम बड़ा कॉमन था। आपकी जात कौन सी है, आपकी कास्ट कौन सी है, तुसी सरदार हो, सी वडेरे हैं, सी चौधरी हैं, तुसी मलक हो, तुसी अवान हो, तुसी फलान हो, तुसी फलान हो। ठीक है, आजकल तो ये इतना कॉमन नहीं है थैंकफुली। बहरहाल वो फिर उसी बेस पे एक ब्रॉदरी प्रोमिनेंट होती थी, दूसरी उसके नीचे होती थी। वो एक सर्टेन क्लास जो है वो हमेशा मज़ारा ही रहती थी, एक सर्टेन क्लास हमेशा बादशाहती करती रहती थी। अभी भी है ये कहीं वो बैकवर्ड इलाकों में, पता नहीं कहीं सिंध सिंध सुना है शायद है। खैर, अब कुछ लोग जिनको ज्यादा मतलब वो जिनको ये डर होता था या मतलब खौफ होता था कि यार हमारी बरादरी शायद कमतर है, तो वो क्या करते थे किसी दूसरे शहर में जाके तो अपनी जात चेंज कर लेते थे। पिंड में पावे वो चौधरी होते थे तो शहर में आके मलक बन जाते हैं, पिंड में मलक थे तो शहर में आके चौधरी बन जाते हैं। क्या कर रहे हैं वो? कास्टिंग कर रहे हैं, अपनी कास्ट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बैक टू द पॉइंट। हम इस वक्त जिस डेटा टाइप को ऐड कर रहे हैं, ये भी इसकी टाइप के स्ट्रिंग और इसकी टाइप भी क्या है? एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को नॉर्मली हम क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में इसी काम को पार्सिंग भी कहते हैं। क्या करना है? पार्स करना है। मिसाल के तौर पे ए में क्या पड़ा हुआ है? स्ट्रिंग। बी में क्या पड़ा हुआ है? मैं चाहता हूं कि ये क्या बन जाए? नंबर। तो इसे क्या कहूंगा कि मैं स्ट्रिंग को पार्स कर रहा हूं किसमें? नंबर। या स्ट्रिंग को कास्ट कर रहा हूं किसमें? समझ आ गई बात? तो इस काम के लिए जावास्क्रिप्ट ने हमारी मसला खुद ही आसान कर दिया। जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस बहुत ज्यादा बिल्ट इन है। जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है पार्स इंट। नाम से जाहिर नहीं हो गया? अब पार्सिंग का मतलब क्या है? कन्वर्ट कर दो इंट किस में? इंटीजर में। ठीक, तो इसके अंदर में ये देख रहे हैं ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे क्या दें, तो मैं वापस क्या दूंगा? ये क्या लिखा हुआ है? अ स्ट्रिंग टू कन्वर्ट इनटू अ, कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर नंबर ही होता है ना। तो इसका मतलब मैं यहां जो वैल्यू दूंगा, पार्स इनटू से किस में कन्वर्ट कर देगा? समझ आ गई बात? तो मैं इस पार्स इंट को यहां लिखने के बजाय मैं इस प्रॉम्प्ट को पार्स इंट के बीच में लिख दूंगा या रैप कर दूंगा। अब मैंने कहा था कि जो चीज भी इक्वल टू मैं लिखी थी, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पहले एवेल्युएट होती है, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू में भी अगर ब्रैकेट्स आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर वाली पहले एग्जीक्यूट होती है। तो जब ये लाइन चलेगी तो सबसे पहले क्या चलेगा? जब प्रॉम्प्ट कंट्रोल को होल्ड किए रखता है, ब्लॉकिंग स्टेटमेंट है, रोक के रखता है। जब कोई यूजर इनपुट दे के ओके करेगा तो फिर क्या चलेगा? पार्स इंट जो आने वाली वैल्यू है उसको क्या कर देगा? फिर ए में स्टोर करेगा। तो अब ए क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा। बात जाहिर होगी? क्लियर होगी ना? यही काम इसके साथ करेंगे कि मैं प्रॉम्प्ट को रैप कर दूंगा किसमें? पार्स। अच्छा, पार्स फ्लोट भी है, अगर कोई पॉइंट वाला नंबर है तो उसके लिए। पार्सिंग का मतलब जहां भी पार्स का लफ्ज है वहां पे कन्वर्जन है, आप समझ लें। तो अब अगर मैं ए और बी को ऐड करूंगा ना, तो इंटरेस्टिंगली इट वुड गिव मी माय डिजायर्ड बिहेवियर व्हिच इज 80। शक्ल से भी जाहिर है कि जब पहले स्ट्रिंग था ना तो वो ब्लैक कलर में शो हो रहा था आउटपुट। अब किस में शो हो रहा है? ब्लू कलर में। खैर, बात समझ आ गई जी पार्सिंग क्या होती है? क्लियर है? अच्छा, अब मैंने कहा जी कि आप किसी भी वेरिएबल में दो तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अभी तक मैंने कहा या आप नंबर स्टोर करेंगे या आप इस तरह से स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। ठीक, अगर मेरे पास एक ये जो वेरिएबल्स है ना, ये डेटा स्टोर करने के लिए बड़ी मौसर चीज है। डेटा स्टोरेज ये एक कंटेनर। लेकिन जब हमारे पास ग्रुप ऑफ वैल्यूज हो, एक वैल्यू ना हो, मिसाल के तौर पे 10 नंबर्स आपने इकट्ठे स्टोर करने, ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो क्या करेंगे? अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक तो हम 10 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हर वेरिएबल में एक एक नंबर असाइन कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने, आप कितने हैं? 2 4 6 7, 7 लोग हैं, तो मैंने 7 लोगों के मार्क्स को स्टोर करना है, सिर्फ मार्क्स को स्टोर करना है। तो मैं क्या करूंगा? अभी तक के नॉलेज के मुताबिक मैं कहूंगा जी MARKS मार्क्स 1 इक्वल्स टू, मार्क्स 1 का मतलब मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। इसी तरह मैं कितने करूंगा?
मार्क्स ऑफ 2, तो इसको मैं बोल दूंगा जी 35 मार्क्स ऑफ 3 समथिंग लाइक, तो ये 7-8 वैल्यूज है। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा तरद्दुद नहीं हो जाएगा कि 40 स्टूडेंट्स हों, तो इतना वेला हूं मैं कि मतलब 40 स्टूडेंट्स के वेरिएबल नाम लिख के उनमें वैल्यू असाइन करता रहूंगा, और कोई काम नहीं, मुफ्त है सारे काम। फिर उनको प्रिंट कराने के लिए अलग तरह। तो जब भी आपको कलेक्शन ऑफ वैल्यूज स्टोर करनी हो ना, उसके लिए आप पता है क्या करते हैं, आप एक वेरिएबल लेते हैं, कोई भी नाम दें, और सिंगल वैल्यू के लिए ये काम होता है ना, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट दें। तो ये जो जब भी आप कहीं स्क्वायर ब्रैकेट देखें ना इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं अरे। क्या बोलते हैं? दिस इज वन चेयर, दिस इज एन अरे। तो अरे क्या हुआ? वन चेयर का मतलब क्या है? ये स्टोरेज स्पेस है ना, अ सिंगल लोकेशन। और जब 4-5 मिल जाए तो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ स्पेसेस। समझ आई बात? होती वो मेमोरी स्पेस ही है, लेकिन अब बजाय एक के वो क्या हो गया? ग्रुप हो गया। तो मेन मेमोरी में भी यही होता है कि अगर आपको एक जगह चाहिए तो आप उसके लिए एक वेरिएबल, और अगर आपको मल्टीपल लोकेशन रिजर्व करनी है, मिसाल के तौर पे हमजा के 4 दोस्त आ रहे हैं, उन्होंने चारों ने बैठना है, तो ये क्या एक लोकेशन रिजर्व करेंगे? 4 रिजर्व करेंगे ना। समझ आई बात? तो अरे किस लिए यूज होता है? अरे की डेफिनेशन यही है कि अरे इज अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। कंसेक्यूटिव होना जरूरी है, बीच में कोई गैप नहीं हो। अरे की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो अब हम जितनी मर्जी वैल्यूज हम चाहे स्टोर कर सकते हैं। मैं उसका जवाब थोड़ी देर बाद देता हूँ इसके बाद। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब यह है कि 1 2 3 4 5 6 और 7, तो जब एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी वैल्यूज लिखते हैं ना, हर वैल्यू को हम कहते हैं ये अरे का एक मेंबर है या एलिमेंट है। यानी अरे के कितने एलिमेंट्स हैं? 7। या अरे के कितने मेंबर्स हैं? 7। मेंबर्स कह लें, एलिमेंट्स कह लें, एलिमेंट्स कॉमन है। अच्छा, ये 7 काउंटिंग की है ना, तो इसका मतलब अरे की लेंथ कितनी है? यानी अरे के एलिमेंट्स काउंट करें, जितने हैं वो अरे की क्या बन जाती है? लेंथ बन जाती है। समझ आई बात? अरे क्यों? जब आपको कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर करनी पड़े, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। और उस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट की कलेक्शन को फिर एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आई बात? तो इसका सवाल ये है कि जब हम किसी एक वैल्यू को एक्सेस करना चाहें या प्रिंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? वो तो नहीं कर सकते ना। मेमोरी में एक ऐसी चीज ऑर्गेनाइज होती है कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा था ना सब कुछ मेमोरी में स्टोर होता है ना। ये मेरे पास मेमोरी लोकेशन है, इसकी पहली लोकेशन, इसकी दूसरी लोकेशन, इसकी तीसरी लोकेशन, इसकी चौथी लोकेशन, इसकी पांचवी लोकेशन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब वेरिएबल वाला कंसेप्ट तो क्लियर था कि यार सिंपली लेट ए लिखा तो ए का मतलब एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गई। लेकिन अब जब मैंने कहा ना मार्क्स, तो अब मेमोरी में जो जगह रिजर्व हुई है वो एक तो नहीं हुई, वो कितनी हुई है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये कैसे सेव होगा? 36 होंगी सारी कंसेक्यूटिव, 36 25 14 78 78 89 या 89 एंड लास्टली 56। अब सवाल ये है कि पहचानेंगे कैसे कि कौन सा नंबर किधर सेव है? उसके लिए कंप्यूटर खुद ब खुद या मेमोरी खुद ब खुद हर स्टोर होने वाले नंबर को एक पोजीशन दे देती है, खुद से एक नंबर असाइन कर देती है। मिसाल के तौर पे ये जो पहला एलिमेंट होता है ना अरे का, इसको वो क्या दे देती है? 0th पोजीशन। और हमेशा ऐसा ही होता है, अरे के फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है? ये हमेशा ऐसे ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ 0 लिखें या ये 0 पे, इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है, इसकी पोजीशन 3, इसकी पोजीशन 4, इसकी पोजीशन 5 और इसकी पोजीशन सेम 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? अब सवाल ये कि ये सारे के सारे, इनका नाम एक ही है, इनका नाम मार्क्स। तो फिर सवाल ये है कि अगर मुझे ये वाला 89 प्रिंट कराना हो स्क्रीन पे, या इसको एक्सेस करना हो या इस तक पहुंचना हो, तो क्या करूंगा?
पहले हम नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो इंडेक्स लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे तो इंडेक्स कहाँ से आएगा? अच्छा, इन्होंने लफ्ज इंडेक्स बोला। ये जो डिफॉल्ट पोजीशन असाइन होती है ना हर एलिमेंट को, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। यानी 0 एक इंडेक्स है, 1 एक इंडेक्स है, 2 एक इंडेक्स है, ये सारे क्या है? तो जब मैं 89 को एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं मार्क्स यानी अरे का नाम लिखूंगा। ये यूं समझें कि एक गली है और उस गली में सारे 10 के 10 क्या है? मकान है। तो आपने अगर किसी गली के किसी मकान तक पहुंचना है तो आपको एक चीज काफी है या दोनों चाहिए? यानी कोई लेटर आया, कोई चिट्ठी आई आपके नाम की, और चिट्ठी आई है जी हाजी फजलदीन स्ट्रीट, स्ट्रीट का नाम होता है ना अक्सर, ठीक है, और मकान नंबर 16, ठीक है। अब उम्मीद मतलब आई एम अज्यूमिंग कि हाजी फजलदीन स्ट्रीट में ये साहब रहते हैं और मकान नंबर 16 में ये रहते हैं, ठीक है। और चिट्ठी आई और चिट्ठी चली गई हाजी फजलदीन वाली गली में, लेकिन मकान नंबर 18 में। नताइज आपको पता है क्या हो सकते हैं? मतलब चिट्ठी इनकी और चिट्ठी भी समझ तो गए होंगे ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। आज 18 वाले के भी अब्बा जी ने खोल ली, ठीक है। तो मसला ये है कि आपको अगर किसी एड्रेस तक पहुंचना है तो आपको स्ट्रीट नंबर भी पता होना, स्ट्रीट का नाम या नंबर पता होना चाहिए, और उसके आगे मकान नंबर भी पता होना चाहिए। आपको सिर्फ ये कहे जी कि आप मकान नंबर 13 में दे दें, गली का नाम बताए, पता चल सकेगा कि मकान नंबर 13 किधर है। तो इसका मतलब ये है कि आप यूं समझे कि अरे का नाम क्या है? स्ट्रीट का नाम है, और आगे जो नंबर है वो क्या है? मकान। तभी आप एड्रेस पहुंचेंगे। मैंने कहा जी 89 तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? पहले तो उस अरे का नाम और आगे उसका इंडेक्स नंबर विच इज 5, ये दो चीजों से आप एग्जैक्ट उस लोकेशन तक पहुंचेंगे। अब ये अगर मैं कंसोल लॉग में लिखूंगा ना तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा? 89। तो मैं बता क्या रहा हूं कि अगर आपको सिंगल वैल्यू स्टोर करनी हो तो वेरिएबल, अगर आपको कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर करनी हो तो अरे। तो एक चीज ऐसा नहीं है कि अरे वेरिएबल खत्म हो गया अब अरे को यूज करेंगे, दोनों अलग अलग यूज केसेस है। अब आपका जवाब सर, नॉर्मली नॉर्मली अरे शुड कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्शन है, जावास्क्रिप्ट में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आप एक ही अरे में नंबर भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, बुलियन भी डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, और एक और अरे भी डाल सकते हैं सर, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। अरे इज सपोज टू कंटेन ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। हाजी फजलुद्दीन स्ट्रीट वाली गली में सिर्फ मुसलमान ही रहते, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे किसी और रिलीजन का कोई बंदा आके रह सके, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता। हमारे यहाँ जितनी भी अगर कोई कम्युनिटीज है ना माइनॉरिटीज की, तो आपको पता है कि उनकी कम्युनिटीज अलग होती हैं। हालांकि अगर कोई नॉन मुस्लिम या किसी नॉन मुस्लिम मुल्क में कोई मुसलमान अगर उनकी कम्युनिटी में जाके बसना शुरू हो जाए तो रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, बल ये वैसे रफ सी मिसाल दी है। तो मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं, जावास्क्रिप्ट में अलाउड है, आप एक ही अरे में स्ट्रिंग भी डाल दें, नंबर भी डाल दें, दैट्स ओके, बट वी वोंट बी डूइंग दैट। अरे का मतलब ये मकसद फौत हो जाता है। तो नॉर्मली अरे में अगर स्ट्रिंग्स हैं तो सारी स्ट्रिंग्स होंगी, सादा अल्फाज में अगर कहूं, नंबर्स हैं तो सारे नंबर्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स हैं तो, अच्छा ऑब्जेक्ट अभी पढ़ाया नहीं तो इसलिए उसको छोड़ दें, स्ट्रिंग्स हैं तो सारे स्ट्रिंग्स होंगे, नंबर्स हैं तो सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अरे समझ आ गई जी। अरे कब यूज होती है? जब हमारे पास मल्टीपल कलेक्शन हो, और कलेक्शन भी सिमिलर टाइप की हो, और फिर अगर मल्टीपल एलिमेंट्स अरे में होंगे तो हर एलिमेंट को एक नंबर से पहचाना जाएगा, और वो नंबर हमेशा स्टार्ट कहां से होगा? जीरो से होगा, पहले एलिमेंट की पोजीशन जीरो, देन ऑनवर्ड्स अरे आगे। अब जरा इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने ये मार्क्स लिखा ना, तो मैं अगर इसको कंसोल लॉग करता हूँ ना, मार्क्स, और इसको मैं यहाँ सेव करता हूँ, तो ये देख रहे हैं आप, ये 7 क्या लिखा हुआ है राउंड ब्रैकेट्स में? लेंथ ऑफ अरे, काउंट कर लें। और ये देख लें जीरो पे, अच्छा ये एक्चुअल वो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन जस्ट सिमुलेट करने के लिए उसी तरह का दिख रहा है। जीरो पोजीशन पे 36 पड़ा है, फर्स्ट पोजीशन पे 25, सेकंड पोजीशन पे 14, थर्ड पोजीशन पे 10 वगैरह वगैरह, और टोटल लेंथ की कितनी? 7। अच्छा, अब मैंने आपको दो चीजें बता दी,
कि आपने डेटा स्टोर करना है तो नॉर्मली हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, लेकिन वेरिएबल की एक लिमिटेशन थी कि वो एक वक्त में एक ही डेटा आइटम सेव कर सकते हैं। फिर हमने कहा जी कि हम इस लिमिटेशन को ओवरकम करना चाहते हैं, तो हम कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी अच्छा, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो फिर वेरिएबल को छोड़िए, आप अरे को पकड़ लो। अब एक और लिमिटेशन है, हमने कहा जी कि अरे में सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हो सकता है। तो हमने क्या स्टोर करना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। मिसाल के तौर पे हमने डेटा स्टोर करना है पर्सन का, तो पर्सन का डेटा एक ही टाइप का तो नहीं होता ना। क्यों? पर्सन के डेटा में क्या क्या आता है? नेम, एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी, हाइट, वेट, इज मैरिड और नॉट, स्टेटस यानी बुलियन। तो इसका मतलब पर्सन के डेटा में नंबर भी आता है, एज, पर्सन के डेटा में नेम भी आता है विच इज स्ट्रिंग, पर्सन के डेटा में इज मैरिड ट्रू या फॉल्स बुलियन, पर्सन के डेटा में वेट भी आता है जो कि फ्लोटिंग नंबर यानी पॉइंट वाला नंबर। तो इसका मतलब है ये तो फिर अरे भी फेल हो गई है, ये तो फिर अरे भी फेल हो गई है ना। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं इससे हटके, ये क्या है? मार्कर। और ये क्या है? डस्टर। और ये क्या है? ओके। और ये क्या है? ओके। और मैं क्या हूं? इंसान। आपको क्या बताइए मार्कर है? आपने कैसे पहचाना ये मार्कर है? देख के पहचान लिया? मतलब देख तो आप इसको भी रहे हैं, इसको कैसे पहचाना कि डस्टर है? यस। मुझे कैसे पहचाना जाएगा मैं इंसान हूं? मेरे साथ यहाँ कोई बंदर बैठा होता, फर्क कर लेते ना यार, ये इंसान है ये बंदर है, कैसे पहचाना है? यस। इसका मतलब है कोई ना कोई चीज है जिस चीज की वजह से, अल्टीमेटली हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है फिजिकली वो एक ऑब्जेक्ट है ना। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, कीबोर्ड भी एक ऑब्जेक्ट है, माउस भी ऑब्जेक्ट है, ये मॉनिटर भी ऑब्जेक्ट है, व्हाइट बोर्ड भी ऑब्जेक्ट है, पंखा भी ऑब्जेक्ट है, बल्ब भी ऑब्जेक्ट है, बंदर भी ऑब्जेक्ट है और बंदा भी ऑब्जेक्ट है। तो आपने हर ऑब्जेक्ट को डिफरेंटली ट्रीट किया। अभी मैंने पूछा ये क्या, आपने कहा मार्कर, आपने कहा ये क्या, मैंने कहा सीधा क्या तो यार ऑब्जेक्ट है सारे ही। तो आपने हर ऑब्जेक्ट को पहचाना किससे? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रॉपर्टीज से। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वो हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पहचाना? आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक चीज होगी जो एक छोटी सी लेंथ की होगी, उसके एक ऊपर कैप होगी, उसका कलर ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन या व्हाइट होगा, उसकी कैप उतरेगी और वो लिखेगा, उसके अंदर इंक डलेगी। तो ये क्या आपके जहन में वो सारी प्रॉपर्टीज थी जिनको जिनको बुनियाद बना के आपने मार्कर को पहचाना कि हाँ यार ये मार्कर है? वरना एक न्यूली बॉर्न बेबी हो जिसने जस्ट बोलना सीखा, उसके आगे रख दें ये क्या है, वो क्या कहेगा? मार्कर है। वो खेलेगा ना, पता तो नहीं उसको मार्कर है, उसके सामने ये जाके रख दे। समझ आई बात? तो इसका मतलब है कि ये जो पहचानना है ना, ये वक्त के साथ आता है। और ये इनफैक्ट किस चीज से पहचानता है कोई बंदा? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी से। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंट्रिंसिक होती हैं। अंग्रेजी भी साथ साथ हमारे उस्ताद सुबह सुबह कहते हैं ना, आप अरबी तो सीख ही जाएंगे साथ में उर्दू भी सीख जाएंगे। तो मैं कहूंगा अब ये वेब डेवलपमेंट सीख जाएंगे साथ में अंग्रेजी भी सीख जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इंट्रिंसिक होती हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है जो हर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, उसके साथ बाय स्टार्ट बाय बर्थ उसके साथ एसोसिएटेड होती है। मिसाल के तौर पे मेरा नाम मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यार ये पैदा होने के बाद दिया गया ना, मुझसे मंसूब किया गया मेरा नाम, मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। समझ आइए बात? जबकि यूं समझ लें कि मेरी हाइट ये मुझसे मंसूब तो नहीं की गई ना। बेशक थोड़ी होती है, ज्यादा होती है बेशक, वक्त के साथ हाइट होती है, वेट होता है, इंट्रिंसिक है। समझ आई बात? और कुछ है जो नॉन इंट्रिंसिक है, जो मतलब मुझसे मंसूब की जाती है। मेरे फादर का नाम मुझसे मंसूब किया गया ना, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मुझसे मंसूब किया गया। तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज, हर ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करता है उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है जिससे उसकी पहचान होती है। बस ये बात अगर आपको समझ आ गई ना, तो जावास्क्रिप्ट पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट है। समझ आ गई बात? तो मैं उस ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए ये सारी तमहीद बांधी है। अब जरा मैं ऑब्जेक्ट को इधर लेके आता हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अब जब भी आपको कहूंगा कि ऑब्जेक्ट, तो आप क्या समझेंगे? ऑब्जेक्ट क्या क्या होगा?
आप उसको कैसे ऑब्जेक्ट पहचानेंगे? उसकी प्रॉपर्टी से। कैसे पहचानेंगे? अच्छा, प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मेरी प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे मेरी एज और मेरी एज है जी 33। तो ये दो हिस्सों में मुश्तमिल है। ये प्रॉपर्टी नेम है और ये उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। यही प्रॉपर्टी नेम अगर आपसे मंसूब करूंगा तो प्रॉपर्टी नेम सेम रहेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज रहेगी। मतलब मैं कहूंगा व्हाट्स योर एज, कितनी है आपकी? 23, 24। तो प्रॉपर्टी का नेम एज ही रहा, प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी। मैं इनसे पूछूंगा इनकी एज है फॉर एग्जांपल 26, तो प्रॉपर्टी नेम एज ही रहा, प्रॉपर्टी की क्या चेंज होगी? वैल्यू। तो इसका मतलब है जब भी आप पहली चीज किसी ऑब्जेक्ट का आपके जहन में है तो आप क्या कहेंगे? ये ऑब्जेक्ट कोई ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती है। अब उसकी एग्जिस्टेंस को जांचने का या पहचानने का क्या तरीका है? उसकी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ये भी है, ऑब्जेक्ट तो ये भी है, ऑब्जेक्ट तो ये भी है। तो उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज पहचानेंगे। तो अगर मैं कहूं कीबोर्ड, तो आप कीबोर्ड को कैसे पहचानेंगे? कीबोर्ड की प्रॉपर्टी से। अब प्रॉपर्टी एक भी हो सकती है और एक 100 भी हो सकती है, नहीं हो सकती? तो कीबोर्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कोई बताएगा उसे? कीबोर्ड की लेंथ, कीबोर्ड की विड्थ, कीबोर्ड का कलर, कीबोर्ड के ऊपर नंबर ऑफ कीज, कीबोर्ड की ब्रांडिंग या कंपनी, कीबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग डेट। आगे नहीं समझ बात? ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके जहन में आती हैं, जिसकी वजह से आप पहचानते हैं अच्छा उसके ऊपर कीज भी होती हैं, इतनी कीज होती हैं, ये होता है, उसकी लेंथ होती है, वो खास होती है। तो इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक भी हो सकती हैं और एक 100 भी हो सकती हैं और इससे ऊपर भी हो सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं बात कहानी पे। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन करनी है प्रोग्रामिंग में, जावास्क्रिप्ट में, तो उसके लिए आप यूज करते हैं, यानी पहले अगेन वही चीज लिखते उसे उसी सूरत में, लेट पर्सन, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप? करली ब्रैकेट्स। और इसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये पर्सन है ना, तो पर्सन का कोई ना कोई नेम तो होगा ना, पर्सन की कोई ना कोई एज तो होगी ना, पर्सन की कोई ना कोई क्वालिफिकेशन भी होगी, ठीक? पर्सन की कोई हाइट, मतलब जितने मर्जी एट्रीब्यूट डाल दें, मैं फिलहाल इतने में रखता हूँ। कॉन्टैक्ट भी होगा, ईमेल भी होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब मुझे बताएं वेट मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मैं जस्ट वो न्यूमेरिक नंबर लिखने के लिए ना मैं कुछ इस तरह करता हूँ। अब देखें, इस एक ही पर्सन में कितनी टाइप्स का डाटा है? स्ट्रिंग भी है, न्यूमेरिक यानी इंटीजर भी है, और पॉइंट वाला भी है, और बुलियन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मतलब इज मैच्योर, अज्यूम कर लेते हैं कि मैं मैच्योर हूं, ठीक है? या होगा या नहीं होगा, तो कोई बुलियन भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या इज मैरिड कह लें, या मैरिड होगा या नहीं हो, ठीक है? तो अब इसमें मैंने अरे में कहा था कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होगा। अगर नंबर है तो सारे नंबर होंगे, अगर स्ट्रिंग है तो इधर तो ऐसा केस नहीं है। इधर स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, और नंबर में फिर इंटीजर है, फिर फ्लोट पॉइंट वाला नंबर है, फिर बुलियन भी है, फिर स्ट्रिंग भी है। तो जब भी आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपने मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करना है, तो कौन सा सूटेबल तरीका है? ऑब्जेक्ट। दैट्स, ये कहानी सारी घूम घुमा के इधर। और जावास्क्रिप्ट में हर चीज ऑब्जेक्ट है। ये बात मैं बार बार करूंगा आइंदा के बाद, ताकि आपके जहनों में नक्श हो जाए कि जावास्क्रिप्ट में हर चीज कैसे ऑब्जेक्ट है। कैसे का जिक्र तो हर बाद में करूंगा। ये समझ आ गई जी? तो अब आपके पास डेटा स्टोर करने के कितने तरीके आ गए? 3, वेरिएबल, अरे, ऑब्जेक्ट। और आपको तीनों केस स्टडीज पता लग गई हैं कि कब वेरिएबल, कब अरे, कब ऑब्जेक्ट। ये सारे डिफरेंट तरीके हैं डेटा स्टोर करने के। स्टोर डेटा मेमोरी में ही होगा, कोई नई चीज नहीं आएगी। इसकी मिसाल यूं है कि यहाँ 20 कुर्सियां लगी हुई है ना, तो ये 20 कुर्सियां यूं लाइन में भी बेच सकती हैं, ये 20 कुर्सियां यूं भी हो सकती हैं, रोज बन सकती हैं, ये 20 कुर्सियां राउंड में भी आ सकती हैं यूं बैठ के, ये 2 कुर्सियां उधर, 2 उधर, 2 उधर, 2 उधर। मतलब मेमोरी वही है, ये मेमोरी पे डेटा स्टोर करने का या ऑर्गेनाइज करने के तरीके मुख्तलिफ हैं, और ये तरीके हैं वेरिएबल, अरे, ऑब्जेक्ट।
बात समझ आ गई जी? तो अब हम चलते हैं जरा आगे। ऑब्जेक्ट समझ आ गया ना भाई? पक्की बात है? कहानी पे ट्विस्ट डालूं? हैं? अच्छा चल, अभी नहीं ट्विस्ट डालता। तो अब मैं आपको एक चीज समझाने लगा हूं, जिस चीज के लिए ये सारा एनवायरनमेंट तैयार की है, वो चीज है भाई DOM, डॉम। जावास्क्रिप्ट में ये बहुत ज्यादा सुनेंगे आप। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। इस बंदे ने जावास्क्रिप्ट सीखनी है ना, आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड पूरी दुनिया में दो चीजों की है, जावास्क्रिप्ट और पाइथन, कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग की कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा स्कोप पूरी दुनिया में। बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये कोई आसान नहीं है। तो जिस बंदे को जावास्क्रिप्ट समझनी है ना, उसके लिए डॉम समझना जरूरी है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट क्या होता है? व्यू पोर्ट का तो पता है आपको क्या होता है? डॉक्यूमेंट क्या होता है ये भी पता है आपको? पता है ना? अजीब आदमी है यार, मेरी बेइज्जती कराओगे तुझे जाके, तो सारा वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ चुके हो, डॉक्यूमेंट व्यू पोर्ट फर्क नहीं पता ले। व्यू पोर्ट तो वो है ये जो करंटली विजिबल एरिया ना आपके सामने, ये व्यू पोर्ट है। तो अब व्यू पोर्ट चेंज हो गई है, डॉक्यूमेंट वही है। यानी अगर हम इस पूरे को ऊपर से नीचे तक देखें तो ये पूरा क्या है, लेकिन ये जो करंटली सिर्फ सामने विजिबल पार्ट है ये क्या है? डॉक्यूमेंट समझ आ गया क्या होता है? तो इसका मतलब आप जो मैं बात करने लगा हूं वो कुछ इसी चीज से रिलेटेड है, क्योंकि डॉम का पहला लफ्ज क्या है? डॉक्यूमेंट। समझ आ गई क्या होता है डॉक्यूमेंट? अच्छा, अगली बात क्या है? ऑब्जेक्ट। अभी 2 मिनट पहले समझा के फारग हुआ ऑब्जेक्ट। तो डॉक्यूमेंट भी पता है आपको और ऑब्जेक्ट भी पता है आपको। आखिरी बात क्या रह गई है? मॉडल। आपको पता है कि HTML में तमाम एलिमेंट्स पेरेंट चाइल्ड हायरार्की की फॉर्म में होते हैं, ऐसे ही है ना? तो अब जरा गौर से सुनिएगा कि जब भी हम कोई HTML का पेज बनाते हैं, HTML के टैग्स पे मुश्तमिल होता है ना HTML का पेज, तो वो HTML का पेज जब ब्राउजर में रेंडर होता है, तो ब्राउजर उस पूरे टैग्स का जो ट्री है उसको ऑब्जेक्ट्स में बदल देता है। ये काम हम नहीं करते, कौन करता है? आई रिपीट, जब हम HTML का पेज ब्राउजर में रेंडर करते हैं, तो ब्राउजर उस पूरे पेज पे जितने टैग्स होते हैं उन सबको किस में बदल देता है? अब आपको पता लग गया ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट तो पहले ही पता लग गया ना क्या होता है। तो उन पूरे टैग्स को ऑब्जेक्ट में बदल देता है। तो अब वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी उसी तरह पेरेंट चाइल्ड की फॉर्म में ही होंगे ना, ऐसे ही। उसको हम बोलते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं और वो एक खास मॉडल की शक्ल बनाते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? डॉम कहते हैं। अच्छा, अगर अभी भी समझ नहीं आई ना, तो अभी ये देख लें छोटा सा काम। आप जाके ब्राउजर पे लिखें जी डॉम, आप यहाँ पे इमेजेस पे जाएं, यहाँ से कोई भी इमेज उठा लें, मैं इसको उठा लेता हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना HTML से। HTML के दो चाइल्ड होते हैं, हेड और बॉडी, ऐसे ही है। हेड में टाइटल और href, सॉरी href तो उधर गए। हेड में टाइटल होता है और टाइटल में टाइटल का टेक्स्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही, सिर्फ इस डायग्राम में खत्म हो रही है, इससे आगे भी जा सकती है। बरत राइट साइड पे आ जाए जी। बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? एट्रीब्यूट भी हो सकता है, सॉरी एट्रीब्यूट तो एलिमेंट क्या है ना। बॉडी के अंदर दो डायरेक्ट चाइल्ड कौन से हैं? ए और ए से नावाकिफ है आप? H1 से नावाकिफ है? नहीं ना। लेकिन अब क्या चीज होगी, उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट आ गया है कि ब्राउजर ने उन तमाम टैग्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें? ऑब्जेक्ट्स में। अब जब ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया तो इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। पेरेंट होगा, उसके चाइल्ड होंगे, दो चाइल्ड भी हो सकते हैं, फिर नेस्टेड चाइल्ड भी हो सकते हैं, फिर पोते भी हो सकते हैं, फिर पोतियां भी हो सकते हैं, फिर पड़पोते भी हो सकते हैं, फिर पता नहीं लकड़ पोते भी हो सकते हैं, कहाँ तक बात जाती है। तो ये पूरे ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डॉम। अच्छा, डॉम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे ऑल आर नाउ ऑब्जेक्ट्स एंड दे ऑल आर इनसाइड द डॉक्यूमेंट। यानी इनसाइड द डॉक्यूमेंट का मतलब यह कि उन सारों का अब्बा कौन होता है?
अगर घर में कभी जिक्र हो तो अब्बा जी को सबसे सरे फहरिस्त रखते हैं ना? हाँ, कि अपने आप को रखते हैं? उससे नीचे फिर बाकी सारे शजरा चलता है। तो खैर, आप कोई भी डायग्राम उठा लें ये है डॉम है, लेकिन ये उन्होंने डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है। ट्री है, ट्री ही। ये शक्ल ये अब ये उस ट्री का एक पार्ट है, यानी उसने पूरा एचटीएमएल से स्टार्ट नहीं किया, उसने कोई टेबल बनाया और टेबल के टैग से स्टार्ट किया। तो खैर, डॉम क्या होता है जी? तमाम के तमाम एचटीएमएल एलिमेंट्स को ब्राउजर कन्वर्ट कर देता है किसमें? अब जब मैं बार बार ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, तो अगर आपके सामने कभी ऑब्जेक्ट की कोई शक्ल आ जाए तो पहचान लेंगे ना? ठीक। अब जरा यहाँ आए, और अगर आपसे कोई पूछे डॉम क्या है, तो जितनी कहानियां मैंने सुनाई है ना, क्योंकि मैं बीच में बहुत सारे ओल्ड फोल भी बोलता हूँ समझाने के लिए, तो आप ये देखिएगा। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इंटरफेस दैट ना याद करो तो बेहतर, अल्लाह दी कसम है एडी ओकी अंग्रेजी कभी याद नहीं होने लगी सो कोई आसान सी ढूंढते हैं। यकीन करेंगे बहुत ओके ओके डेफिनेशन लिखी हुई उन्होंने। बहरहाल समझ आ गई है ना? बस फिर ठीक है, वो जो मेरी डेफिनेशन बताई हुई है। अगर शौक है तो इसको पढ़ भी लें और इसको ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जाहिर है हम उस लेवल पे जाएंगे तो फिर बहुत कुछ और भी करना पड़ जाएगा। तो जी अब जब हमने ये समझ लिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसका मतलब है हमने ऑब्जेक्ट को फर्दर एक्सप्लोर करना है इन डेप्थ। क्यों? क्योंकि वेब पेज के साथ किसी भी किस्म की इंटरेक्टिविटी करनी है, छेड़छाड़ करनी है, तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्या आना चाहिए? तो डॉम समझाने का मकसद ये था। अब वापस आते हैं जी सब्जेक्ट पे। ये चीज आप कवर करके तो फिर समझे डॉम आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और हमने करना ही डॉम है इसके बाद। मैंने कहा था कि जब अरे में किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? नेम ऑफ एन अरे एंड इंडेक्स ऑफ एन अरे। जब ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। अब याद रखिएगा, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, मिसाल के तौर पे एज को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं? पर्सन, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डॉट ऑपरेटर, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो दैट इज पॉसिबल यूजिंग डॉट ऑपरेटर। डॉट लिखा तो जितनी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी सारी क्या आ गई? सजेशन में आ गई, इसका मतलब सारों को एक्सेस करता हूं। तो मैंने एज लिखा, और अगर मैं इसको पर्सन डॉट एज लिखता हूं और यहां पे जाता हूं, तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा? एज विच इज 33। इसी तरह अगर मैं यहां पे लिखता हूं जी इज मैच्योर, इज श्योर नहीं समझ लेना, गॉट इट? इसी तरह अगर मुझे नेम एक्सेस करना है तो, और अगर मैं कुछ भी ना लिखूं डॉट के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट कहीं पहले से मुझे किसी बंदे ने दे दिया है, और मुझे कहता है जी इस ऑब्जेक्ट में इफ आई एम अ प्रोफेशनल, तो मेरा डेजिग्नेशन बताओ क्या है? तो डेजिग्नेशन की प्रॉपर्टी है ऊपर, इस ऑब्जेक्ट में डेजिग्नेशन की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं पर्सन डॉट डी एस आई जी एन ए टी आई ओ एन लिखूंगा, तो ये क्या आंसर देगा? है ही नहीं ना डेजिग्नेशन की प्रॉपर्टी, एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो आंसर क्या देना चाहिए उसको? ऐसी प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट नहीं करती, अगर हम उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। ये बात याद रखें, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड। वो कहेगा जी मुझे नहीं पता, अनडिफाइंड का मतलब मुझे नहीं पता। अगर मैं ये चाहता हूं कि यार एग्जिस्ट नहीं करती तो उसमें डाल दो, यानी नई नई प्रॉपर्टी क्रिएट कर दो, तो फिर क्या करूंगा? पर्सन डॉट डेजिग्नेशन इक्वल्स टू
ये क्या करेगा, पर्सन डॉट डेजिग्नेशन। ये जब मैंने लिखा ना तो ये पहले जाके ऑब्जेक्ट में चेक करेगा कि क्या पर्सन डॉट डेजिग्नेशन की प्रॉपर्टी मौजूद है। इस केस में से मिलेगा नहीं है, तो इक्वल टू इंजीनियर, ये जाके वहां एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर देगा, किस नाम से, डेजिग्नेशन कॉलन इंजीनियर। ठीक। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी इस नाम से पहले मौजूद हो और आप दोबारा यही हरकत कर दें, तो ये क्या करेगा, पहले वाली वैल्यू को ओवरराइड करके ये लिख देगा। समझ आई बात? यानी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को आप चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यहां पे लिखूं पर्सन, तो वो जो डेजिग्नेशन की प्रॉपर्टी बाद में मैंने ऐड की है वो बीच में शामिल होनी चाहिए ना। देख रहे हैं, डेजिग्नेशन इंजीनियर। तो यानी किसी एक ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के बाद नई प्रॉपर्टी ऐड भी की जा सकती है और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी डिलीट भी की जा सकती है। समझ आ गई बात? कोई मसला तो नहीं है ना? ऑब्जेक्ट समझ आ रही है? बड़ी फिट तरीके से समझ आ रही है? अच्छा जी। तो ले जी, अब अगर ये सारी कहानी समझ आ गई आपको, तो फिर हमारा अगला टॉपिक है फंक्शंस का। वो फंक्शन का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे और फिर उसको ऑब्जेक्ट के साथ मिलाएंगे, और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद हम एक्चुअली वही किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करके, क्लिक के उसके रिस्पॉन्स को देख के चेक करेंगे। उस काम के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कल तक आप ये ऑब्जेक्ट की सारी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने इसीलिए रियल टाइम या रियल लाइफ से इसको कंपेयर करके आपको बताया था कि आप इस चीज को समझेंगे, यार ये सारी चीजें कॉमन है, सिर्फ हमने कभी गौर नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आपने कैसे पहचाना ये मार्कर है, तो हमने तो कभी गौर ही नहीं किया यार हम कैसे पहचानते हैं किसी चीज को। लेकिन सबकॉन्शियसली उसके पीछे कोई ना कोई रॉकेट साइंस मौजूद होती है। तो खैर, कल हम ऑब्जेक्ट्स, अभी खत्म नहीं हुआ ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक, कल हम फंक्शन को पढ़ेंगे और फिर फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करेंगे। जब ये दोनों टॉपिक मिक्स होके फ्लैट हो जाएंगे, तो फिर हम पढ़ेंगे डॉम मैनिपुलेशन। हमारा असल टारगेट क्या है, डॉम मैनिपुलेशन। यानी डॉम में जो चीज आपको बटन नजर आ रहा है, हम कह रहे हैं बटन पे क्लिक करें तो कोई एक्शन हो जाए, इस काम को हम क्या कहेंगे, डॉम मैनिपुलेशन। चिट्ठी चली जाए, ठीक है, मेक श्योर कि चिट्ठी राइट गली में राइट मकान में जाए, वरना